हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आपके लिए मैं एक पीडीएफ निकाल रहा था, इसलिए आपकी क्लास 1-2 मिनट लेट हो गई। इससे जस्ट पहले 10th की क्लास भी आज बिल्कुल टाइम पर ख़त्म हुई है, तो 1 सेकंड रुक जाओ। सात जून, ठीक है। चलो, मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन मुझे बच्चों ने भेजे हैं जिनमें मेनली क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या अभी? हमारी तरफ से तो होगी भाई। नमस्ते नमस्ते, क्लास आ गई है? सर एक क्वेश्चन का पिक है, आपको कैसे सेंड करें? नंबर दे रखा हमने आपको, उस नंबर पे आप भेज सकते हैं, पहले दे रखा है क्लास में, ठीक है। अच्छा चलो, आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं इसमें, ठीक है। इसमें पहले ये क्वेश्चन देखना सबसे पहले ध्यान से। चलो, अरे क्वेश्चन कुछ खुद से भी करना है, ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी भेज दोगे। क्वेश्चन है एक साइकिल 5 किलोमीटर पर घंटे के निरंतर वेग से 10 मिनट तक चलती है और फिर 1 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर लगा है, और फिर 1 किलोमीटर पर घंटे के वर्ग की दर से धीमी हो जाती है जब तक कि वह रुक नहीं जाती। साइकिल द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन करना आपको। इसने कहा बच्चे कि एक हमारे पास में बाइसिकल है, एक साइकिल है, वो साइकिल जो है पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से निरंतर वेग के साथ 10 मिनट तक चलती है। कांस्टेंट यानी कि आप इसे कह सकते हैं, कांस्टेंट के लिए ज्यादा अच्छा शब्द होगा नियत वेग के साथ। तो ये जो है बच्चे आपकी जो बाइसिकल है, ये नियत वेग के साथ ध्यान समझना क्वेश्चन को। इसने कहा है एक साइकिल 5 किलोमीटर पर घंटे के नियत वेग से 10 मिनट तक चलती है और फिर 1 किलोमीटर पर घंटे स्क्वायर की दर से धीमी हो जाती है जब तक कि वह रुक नहीं जाती। साइकिल द्वारा तय की गई कुल दूरी बताएं। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, उसने दो बड़ी गजब की बात की। उसने पहले बोला कि जो साइकिल है 5 किलोमीटर पर घंटे के नियत वेग से 10 मिनट तक चलती है। तो बच्चे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, यानी कि एक ही वेलोसिटी से वस्तु चले नियत वेग से, तो अगर वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसके द्वारा चली गई दूरी का फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने? उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय से। भाई दूरी होती है चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? ये फॉर्मूला तब लगाते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, अगर एक्सिलरेशन हो, त्वरण हो, फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। फिर हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, v इजगल टू यू प्लस ए टी, एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर वस्तु के अंदर एक्सिलरेशन है, त्वरण है, मंदन है, तो 3 फॉर्मूले वो लगेंगे। अगर वस्तु एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय के फॉर्मूले से आ जाती है। तो वस्तु बच्चे 10 मिनट तक क्या कर रही है? एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो उसके बच्चे स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर घंटा। और कितने टाइम तक चल रही है? 10 मिनट। अच्छा, यहाँ पे जो उसने स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर घंटा में है और समय दे रखा है मिनट में, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तो घंटे से कट गया घंटा, 0 से कट गया 0, तो ये आपको आ गया बच्चे चली गई दूरी होगी 5/6 किलोमीटर की। अच्छा, तो उसने बच्चे पहले क्या किया? वो नियत वेग से 10 मिनट तक चल रही थी। जावेद तुम्हारा महागलत है अभी शायद, बाकी मैं देखता हूं एक बार। यहां देखना, एक रुक जाओ। 5/3 किलोमीटर आ गया। अरे बाकी की क्लास नहीं चल रही क्या? एक बच्चा कह रहा है क्लास नहीं चल रही है। अच्छा, बाकी आंसर भी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ बच्चे सबसे पहले ध्यान से देखना, ये जो आपकी साइकिल है, ये 5/6 किलोमीटर की जो दूरी है, 5/6 किलोमीटर की दूरी, वो तो इसने कांस्टेंट वेलोसिटी से की, और वेलोसिटी कितनी है इसकी? 5 किलोमीटर पर घंटा। और उसके बाद कह रहा है कि जो है ना ये धीरे होने लगती है 1 किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, 1 किलोमीटर पर आर के स्क्वायर से। इसका मतलब होता है कि ये इसका क्या धीरे हो रही है, यानी कि मंदन दे रखा है, ये नेगेटिव एक्सिलरेशन है। तो यानी कि फिर उसने कहा है
कि भाई शुरुआत देखो 5, आप क्या करें 5 किलोमीटर पर घंटे चल रहे थे, यानी कि शुरुआती वेलोसिटी तो आपकी कितनी है 5 किलोमीटर पर घंटा है। उसके बाद उसने क्या कहा आपसे, उसके बाद वो आपसे कह रहा है धीमी हो जाती है जब तक कि वो रुक ना जाए, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी कह रहा है 0 हो जाए। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है -1 किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। देखो आप ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान समझना बात को। उसने कहा है कि पहले आपकी जो साइकिल थी वो एक ही वेलोसिटी से चल रही है। उसके बाद उसमें ब्रेक लगने शुरू हुए और कितने एक्सेलरेशन से धीरे हो रही है वो -1 किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बच्चों धीरे हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा वो कह रहा है कि तब तक वो रुक ना जाए, फाइनल स्पीड कितनी है उसकी 0 है। तो आप देख लो यहाँ पे निकाल लो कितनी डिस्टेंस चलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 5 का स्क्वायर 25, एक्सेलरेशन कितना है -1 और दूरी कितनी चलेगा वो निकालना है। तो s की वैल्यू आ जाएगी 25, तो आपका s आ जाएगा 25/2 किलोमीटर। तो बच्चे आपने शुरू में कितनी दूरी चली थी, जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे 5/6 किलोमीटर की, और जब ब्रेक लगने लगे तो 25/2 किलोमीटर की दूरी तब चली है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, वो आएगी आपकी, पहले चले आप 5/6, फिर चले 25/2, तो 6 एलसीएम आ गया, 6 एकम 6, 2 4 2 3 6, 25 3 75, 25/2 आएगा ना ये, सॉरी 5 आएगा ये, 5, तो आ गया 80/6, यानी कि 40/3 किलोमीटर जिसका आंसर आया है उसका सही है, बाकी सबका गलत है। देखो ये क्वेश्चन जो है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें उसने दोनों चीजें देख ली कि अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर वस्तु नियत वेग के साथ चलेगी तो गति के समीकरण नहीं लगाने हैं। नियत वेग में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी होती है चाल गुणा समय। तो जब तक वो नियत वेग से चल रही थी, नियत वेग कितना था उसका 5 किलोमीटर पर घंटा, जब तक वो नियत वेग से चल रही थी उस समय तक कितनी दूरी तय कर ली उसने, चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर घंटा, समय कितना था 10 मिनट, मिनट को बदल लिया हमने घंटे में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा है तो यहाँ भी घंटे में बदल लिया हमने। तो हमारा ये 0 से 0 कट गया, घंटे से घंटा, तो 5/6 किलोमीटर आ गया। ध्यान समझना, जब नियत वेग से चल रहे थे तो 5/6 किलोमीटर चल चुके हो, फिर उसके बाद आपने ब्रेक लगाने शुरू करे, और कब तक, जब तक कि आप फाइनली रुक ना जाओ। तो चल कितने से रहे थे आप 5 की चाल से, और आपको कब तक चलना है, जब तक कि आप रुक ना जाओ। और रुक क्यों रहे हो, क्योंकि बाइसिकल के अंदर, साइकिल के अंदर कितना त्वरण पैदा हुआ -1 किलोमीटर पर घंटे स्क्वायर का। अब आपने क्या किया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से क्या किया, फाइनल वेग आपका 0 है, इनिशियल 5 है, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, एक्सेलरेशन -1 है, तो दूरी कितनी चली आपने 25/2। तो जब तक नियत वेग से चल रहे थे तो 5/6 किलोमीटर चले थे, फिर जब ब्रेक लगने लगे तो ब्रेक लगते लगते भी 25/2 किलोमीटर तक चले, तो टोटल आ गया 40/3 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यह भी हमारी वैल्यू किलोमीटर पर घंटे में है, ये भी किलोमीटर पर घंटे के स्क्वायर में है, तो जो फाइनल आंसर आएगा फिर वो किलोमीटर में आएगा, मीटर में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि दोबारा बताऊं, जो बच्चे सारी क्लास ले रहे हैं उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था पहले वो बताया कि उसे क्लियर है कि नहीं। ये कई बार होता है ना स्कूलों में टीचर कुछ देते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो उसमें हो सकता है किसी टीचर ने दिया होगा, तो उस बच्चे ने ये भेजा हमारे पास, और समझने की कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि अपना पहले क्लास नहीं रखे ढंग से पढ़ रखा, बस मुंह उठा के लिख दो यहाँ समझ नहीं आया। निखिल कह रहे हैं समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सुनील को भी आ गया, दीपांकर को नहीं आया, एक अतुल को भी आ गया, सबको आ गया। ठीक है, जिसे नहीं आया वो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद उसे समझ में नहीं आ रही होगी, चलो मैं दोबारा बता देता हूं, फिर भी यहां ध्यान से देखना। उसने कहा पहले समझो कि आप पहले देखो, जो बच्चे डाउट पूछना लाइव क्लास में वही आया करे जिसने सारी क्लास ले ली है। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, आपने सारी क्लास नहीं ले रखी है, तो प्लीज आप क्लास में ना हो, पहले पीछे की क्लास कंप्लीट कर लो, फिर लाइव क्लास में आना, उससे वरना आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी और बाकी बच्चों का भी। ठीक है, ये कह रहा कि मैंने लेट एडमिशन लिया था, तो वही है, पहले पीछे की क्लास पूरी करो फिर आओ क्लास में। फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूं। इसने कहा कि एक साइकिल है वो 5 किलोमीटर पर घंटे के नियत वेग से 10 मिनट तक चलती है। तो आपने देखा यहाँ पे दे रखा मिनट और यहाँ पे दे रखा किलोमीटर पर घंटा, या तो आप इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो, इसे भी सेकंड में बदल लो। तो हमने क्या किया, ये किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, यहाँ भी आगे किलोमीटर पर घंटे का स्क्वायर दे रखा है। तो मैंने एक चीज सोची, एक काम करते हैं कि पहले हम इस मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। ठीक है, तो साइकिल जो है 5 किलोमीटर पर घंटे के नियत वेग से, अगर एक ही वेग से भाई कांस्टेंट
वेलोसिटी नियत वेग कब होता है? जब मैंने आपसे कहा था जब आप एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलें, ठीक है। डायरेक्ट एस इजल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा इसमें, क्यों? वो भी लगाया जावेद, अगर चाहो तो उससे कर लो तुम, ले भाई तू उससे कर ले। इसलिए कहता हूं मैं, रोज तू आता नहीं, तू पहली बार आया आज क्लास में, ये लगा ले तू, एस इजल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा ले, ठीक। चलो भाई इसके कहने पे चलते हैं हम। तो एस क्या बचे यहाँ पे, दूरी, शुरुआती वेग कितना आपका 5 किलोमीटर पर घंटे का है, और टाइम कितना लगा 10 मिनट, मिनट को बदल ले घंटे में। अब यहां पे आना बच्चे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेग है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत वेग है, इसका मतलब पता है क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो, त्वरण जीरो कब होगा? एक्सेलरेशन क्या पढ़ाया था, त्वरण क्या पढ़ाया था? वेग परिवर्तन की दर। जब वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा, वेग नियत है, तो वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो त्वरण हो गया जीरो, तो आपका इतना पार्ट तो जीरो ही हो गया। तो आपका दूरी क्या आ गया, चाल गुणा समय, तो वही वाला फॉर्मूला तो बन गया ये फॉर्मूला आप तब लगाया करो जब एक्सेलरेशन त्वरण दे रखा हो, जब वेग में परिवर्तन हो। जब वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण शून्य आएगा। भाई वेग क्या होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। अगर वेग नियत है, यानी कि ना तो डायरेक्शन बदल रही ना ही आपकी चाल स्पीड बदल रही, तो जब वेग नियत होता है तो त्वरण होता है शून्य। तो त्वरण शून्य, अगर ए की वैल्यू जीरो, इतना पार्ट जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या बन गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो बन गया ये। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर लिया करो अगर एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन जीरो हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपने निकाल लिया, तो दूरी कितनी आई आपकी, सोल्व करने के बाद आपकी दूरी आई थी यहाँ पे 5/6 किलोमीटर की। अब इस वाले केस में 5/6 किलोमीटर के बाद उसने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए। कितना त्वरण पैदा हो रहा है, -1 किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। ये आपको पता ना त्वरण का यूनिट है, एक्सेलरेशन त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मीटर की जगह उसने रखा किलोमीटर, सेकंड की जगह ले रखा घंटा। तो किलोमीटर पर घंटे का स्क्वायर यानी कि त्वरण है, धीमी हो रही है यानी कि माइनस का साइन लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2s क्यों लगाया, क्योंकि पहले आपको मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर टाइम ना हो दे रखा हो आपको, तो फिर आपने क्या करना होता है, तीसरी वाली इक्वेशन लगानी पड़ती है। यहाँ पे एस इजल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते, टाइम आपको दे नहीं रखा उसने कि आप 5 की स्पीड से थे, आपकी स्पीड जीरो हो गई, कितने टाइम में हुई आपको दिया ही नहीं है। तो फिर डिस्टेंस आप इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। तो इसलिए कहता हूं सारी क्लास लिया करो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है ऐसे क्लास में। आपके पास 3 है यहाँ पे चीजें, जैसे हमारे पास बच्चे ने क्वेश्चन भेजा स्क्रीनशॉट, हमने वैसे वैसे ही क्वेश्चन ले लिया है। देखो इसने कहा है, एक सीधी रेखा में गतिमान कण का वेग समय ग्राफ चित्र 2 में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि ये आपका वेग और समय का ग्राफ है, वेग और समय का। अगर किसी बच्चे को ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं, इधर समय लिखा हुआ है, समय, और इधर वेलोसिटी यानी कि वेग लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेग और समय का ग्राफ है ये, ठीक। और ये आपको शायद सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, ये -2, -4, 2, 4, ठीक। तो पहले 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले इसने लिखा है ए ऑप्शन में कि क्या कण t इजकल टू 0 समय पर धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। पहले इसका आंसर बताओ हाँ या ना, पहले ए का बताओ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन इन फिगर 2। ए ऑप्शन, ए क्वेश्चन है, इज द पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट t इजकल टू 0। तो आपसे कह रहा है कि ए पार्ट में कि आपका जो कण है, क्या वो कण आपका, ये बताना है कि क्या वो टाइम 0 पर धनात्मक दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टाइम 0 पर धनात्मक दिशा में है कि नहीं, ये बताओ।
सॉरी मैंने साउंड बंद हो गया था। हाँ, मैं कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर ए था आपका, क्या कण t इक्वल टू 0 पर धनात्मक दिशा में गति कर रहा है? आप कहेंगे सर जो x एक्सिस है उस पर तो लिखा है समय, x एक्सिस पर लिखा है समय, तो टाइम 0 तो ये रहा, ये आपका टाइम 0 है, और y पे क्या लिखा है हमारा वेग, तो टाइम 0 पे तो हमारा वेग -4 है, तो टाइम 0 पे जो है वो धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, हम बोलेंगे इसका आंसर नहीं। तो टाइम 0 पर आप इसका आंसर पहले बताएंगे नो, आप बोलेंगे समय t इक्वल टू 0 पर वेग -4 मीटर पर सेकंड है। तो वेग माइनस में है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि पहला जो ऑप्शन था वो तो हमारा हो गया गलत। अब आते हैं दूसरे पे, तो पहले का आंसर हमारा आया नो। अब आते बच्चे बी का बताएंगे आंसर, पहले बी लिखेंगे फिर यस और नो लिखेंगे। आप बी में लिखा है इसने कि क्या कण कभी विराम अवस्था में आता है, अगर ऐसा है तो कब? तो कह रहा है ये डज द पार्टिकल एवर कम टू रेस्ट, इफ सो व्हेन। ये कह रहा है कि क्या इस ग्राफ को देखकर आप ये बता सकते हैं कि कण कभी विराम अवस्था में आ रहा है, रेस्ट पर आ रहा है? बताओ। कुमारी, अतुल, अमन, सूरजमणि, आलोक सब करेंगे बेटा क्वेश्चन कि क्या कभी ऐसा माहौल बन रहा है, क्या कभी ऐसा माहौल बन रहा है कि कण विराम अवस्था में आ रहा है? बी जरूर लिखना है पहले, बी। और अगर ऐसा है तो कब, वो भी बताना है दीपांकर, अमन। अतुल का गलत है, स्नेहा का गलत है। बेटा यहां देखो, कण विराम अवस्था में आ रहा है कब पता चलेगा? जब उसकी वेलोसिटी, उसका वेग शून्य हो जाएगा। यहां देखना, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी उसकी है -4, एक्स पे लिखा है समय, वाई पे लिखा है वेग, तो 0 टाइम पे तो उसकी वेलोसिटी -4 है। 5 सेकंड पर अगर मैं नीचे की तरफ करूंगा तो उसकी वेलोसिटी 2 के आसपास आएगी, लेकिन ठीक 10 सेकंड पर तो उसकी बच्चे वेलोसिटी 0 है। भैया आप एक चीज देखो, 0 टाइम पर वेलोसिटी -4, थोड़ा टाइम बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लूं और एक यहाँ पे लूं तो कुछ उसकी वेलोसिटी आ रही है माइनस में ही, लेकिन टाइम 10 सेकंड पर तो बच्चे उसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 हो चुकी है। तो टाइम जब उसका कभी कण विराम अवस्था में आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कभी शून्य हो रही है। देखो वेलोसिटी उसकी 0 कब हो रही है? 10 सेकंड पे, तो हम बोलेंगे यस, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पर कण रेस्ट पर, यानी कि विराम अवस्था पर आता है, कण रेस्ट पर आता है। इसका आंसर यस होगा। देखो वेलोसिटी पहले -4 थी, फिर -4 से वेलोसिटी क्या हो रही है? -2 के आसपास हो रही है, और फिर -2 से कम होते होते 0 हो जा रही है। तो टाइम 10 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है बेटा। सी ऑप्शन पे आओ, इस बार पहले आप सी लिखेंगे फिर आंसर देंगे। डज द पार्टिकल टर्न्स अराउंड, इफ सो व्हेन। क्या कण घूमता है, टर्न लेता है, यानी कि, और पर ऐसा है तो कब होता है? देखो आप एक चीज समझो, यहां बड़े ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कण एक सीधी रेखा पे चले, सीधी रेखा पे, तो बच्चे मैंने कहा था कि आप उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। अगर कोई चीज एक सीधी लाइन में चले तो वहां पे 2 ही डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन हमारी होती है पॉजिटिव, ये वाली होती है हमारी डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक, तो टाइम जब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी बच्चे कितनी, मान लो कि -4 दे रखी थी उसने, वेलोसिटी थी -4 मीटर पर सेकंड की। ये कब पे था? टाइम t इक्वल टू 0 पे। अब देखो टाइम जब, फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या थी बच्चे उसकी? नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी कम होते होते कितनी हो गई? टाइम 10 सेकंड पे हो गई थी 0, वेलोसिटी हो गई थी उसकी कितनी? 0। अब बच्चे 10 के बाद अगर आप देखेंगे टाइम, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 सेकंड के बाद तो उसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव होने लगी, यानी कि जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था वो पॉजिटिव की तरफ जाने लगा है। तो यानी कि वो टर्न कर रहा है, क्योंकि वो देखो पहले उसकी नेगेटिव वेलोसिटी थी, नेगेटिव से बच्चे उसकी वेलोसिटी -4 से -2 हुई, फिर कम होते होते 0 हो गई, और फिर उसकी पॉजिटिव जा रही है। यानी जो कण एक सीधी रेखा में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था अब आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, यानी कि यस वो टर्न करता है कब? 10 सेकंड पे। ठीक 10 सेकंड पे, 10 सेकंड से पहले उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है और 10 के बाद उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो 10 सेकंड पर वो टर्न करता है। तो बोलेंगे इसका आंसर भी क्या? यस।
अरे यस, एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। बात समझ रहे हो ग्राफ का? नेहा कह रही है क्वेश्चन मैंने भेजा था। आ गया बेटा समझो तुम्हें? ये इस बच्चे ने आपको क्वेश्चन भेजा है, उसे समझ में आना जरूरी है, बाकी को तो का तो क्वेश्चन था भी नहीं है, तो बाकी भी खैर समझ लो साथ साथ में। सोनिया टाइम से आना बेटा, बहुत लेट आए हो तुम। अगला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। फिगर जो दे रखी बच्चे आपको, इस फिगर में फिगर 2 शो कर रही है कि एक बस का चाल समय ग्राफ दिखा रखा है, स्पीड टाइम चाल समय ग्राफ। इसने कहा कि चित्र 2 एक बस का चाल और समय का ग्राफ दिखा रहा है। मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बच्चे एक्स एक्सिस पे आपको समय लिख रखा है उसने, समय, और समय दे रखा बच्चे सारे सुना मिनट में दिख रहा है बच्चे। हिंदी ये व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, ये रेड से लिखूं? और इधर दे रखा है आपको उसने स्पीड, चाल, चाल दे रखी है वाई पे, चाल है वाई पे। तो ये कह रहा है आपसे चित्र 2 एक बस का चाल समय ग्राफ दिखाता है। ये ग्राफ देख लिया आपने, अब क्वेश्चन देखना। ये कह रहा है आपसे इन विच पीरियड इज द बस एक्सेलरेटिंग, बस किस अवधि में तेज हो रही है। फिर एक अगला पूछ रहा है इन विच पीरियड इज द बस डिसलरेटिंग, किस अवधि में किस अवधि में धीरे हो रही है, धीरे लिख लो इसे, किस अवधि में धीरे हो रही है। तो पहले ए और बी का आप आंसर एक साथ देंगे यहाँ पे देख के। अब मुझे बताओ कि बच्चे यहाँ पे लिखा है आपके सामने, यहाँ पे जो लिखा है वो 0 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 20, ये मिनट में है सब कुछ, और यहाँ पे स्पीड लिख रखी है आपकी 20 किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है स्पीड, ये 40 है, ये 60 है। तो ये कह रहा है कि किस अवधि में आपकी बस तेज हो रही है और किस अवधि में उसकी चाल कम हो रही है, किस में एक्सेलरेट कर रही है, किस में डे एक्सेलरेट कर रही है, बताओ देखकर, किस में बढ़ रही है किस में घट रही है। ये तो आसानी है, देख के बता दोगे ना बेटा। देखो आप यहाँ एक चीज देखना बड़े ध्यान से, आप कहेंगे सर ये लिख रखा आपने इधर टाइम, एक्स पे टाइम लिख रखा आपने, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0 से लेके यहां तक, अगर मैं इसे बोल दूं, ये यहाँ पे मान लो कि मैं ए लिख दूं, और यहाँ पे लिख दूं मान लो कि मैं ये लिख दूं, यहाँ बच्चे मान लो मैं ए लिख दूं, इस पॉइंट को इसे लिख दूं बी, तो आप कहेंगे सर ए से लेके बी तक तो स्पीड बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है। तो ए से लेके बी तक अगर मैं इस पॉइंट को नीचे मिलाऊं तो कौन सा टाइम दिख रहा है, यानी कि 0 से लेके 10 मिनट तक, तो 0 से लेके 10 मिनट तक तो एक्सेलरेट कर रही है। बच्चे मिनट में लिख रखा उसने कहा कि किस अवधि में। तो अगर आप देखेंगे आपकी बच्चे स्पीड बढ़ रही है, 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 आपकी स्पीड 0 से बढ़ के 40 हो गई, किस अवधि में हो रही है, 0 से लेकर 10 मिनट तक। तो शुरू के 10 मिनट में तो आपकी स्पीड बढ़ रही है, और फिर आपकी स्पीड बच्चे 40 से घटते 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 फिर कितनी होगी बच्चे आपकी, ये फिर से कितनी होगी स्पीड 0। तो 40 से ये 0 कितने पे हुई, 10 से 20 वाले पीरियड में। तो शुरू के 10 मिनट में तो आपकी स्पीड बढ़ रही है, और अगले 10 मिनट में आपकी स्पीड घटते घटते कितनी हो जा रही है बच्चे, यहाँ पे 40 थी, फिर 20, और फिर फाइनली कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि 0 से लेकर 10 मिनट तक, ये आपने सबने सही आंसर दिया, बस कुछ बच्चों ने सेकंड लिख दिया। 0 से लेकर 10 मिनट तक तो बच्चे वो एक्सेलरेट कर रही है, और 10 से लेकर 20 मिनट तक वो डिक्सेलरेट कर रही है। फिर तीसरा लिखा है इसने, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स एक्सेलरेशन, इसके त्वरण के दौरान तय की गई दूरी बतानी है, और इसकी मंदी के दौरान तय की गई दूरी। यानी कह रहा है कि जब ये एक्सेलरेट कर रही है, ये जब इसकी स्पीड बढ़ रही है तो उस समय इसने कितनी दूरी तय की, और जब ये डीएक्सेलरेट कर रही है तो उस समय इसने कितनी दूरी तय की, ये बताओ। हिंट दूं या कैसे कर लोगे? हिंट क्या है, आपसे पूछ रहा है कि जब इसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसने कितनी दूरी तय की। स्पीड और टाइम, चाल और समय का ग्राफ देकर दूरी पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर चाल और समय का ग्राफ हो तो ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल आपको दूरी देता है। देखो जब बच्चे, अगर हम सी ऑप्शन सी देखें, इसमें सी वाला पार्ट कर रहा हूं मैं अभी, ये बच्चे जब एक्सेलरेट कर रही है तो ये वाले पीरियड में एक्सेलरेट कर रही है, तो यहां तक कितना एरिया इसके अंदर कवर होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इतना एरिया कवर हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो आप,
अब निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको बच्चे क्या दे देगा, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम। तो चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल बच्चे हमें क्या देता है, चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल हमें दूरी देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कैसे आएगी, ये बच्चे एरिया किसका बन रहा है, त्रिभुज का। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आधार कितना बन रहा है बच्चे हमारा, 0 से लेकर 10 मिनट तक का। तो मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। और हाइट कितनी बन रही है बच्चे हमारी, हाइट हाइट बन रही है हमारी 40, और ये देखिए किलोमीटर पर घंटे में, हाइट बन रही है 40 किलोमीटर पर आवर। घंटे से कट गया घंटा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से कट गया 2, तो 10/3 किलोमीटर आ गया। तो 10/3 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे आप। देखो पूरा एरिया नहीं लेना आपको, एरिया केवल कितना लेना है, कह रहा है जिस दौरान उसकी स्पीड बढ़ रही है उस समय कितनी दूरी चलेगा। तो बच्चे स्पीड बढ़ रही है आपकी यहां से लेकर यहां तक, तो इसके अंदर का आप एरिया निकाल लो। तो अंदर का एरिया केवल इतना लेना आपको। तो जिस समय इसकी स्पीड बढ़ रही है तो उस समय आप ग्राफ के अंदर का एरिया निकालेंगे। तो ग्राफ के अंदर का एरिया मैंने बताया था कि पहले देखो कि एरिया किसका बन रहा है, त्रिभुज का। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना बच्चे हमारा, 0 से लेकर 10, ये किस में दे रखा है, मिनट में। तो मैंने 10 मिनट को बदल लिया घंटे में। क्यों बदल लिया, क्योंकि मुझे जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है। तो ऊंचाई कितनी है मेरी, ये इसके पैरेलल है, ऊंचाई दे रखी है मुझे कितनी, 40 के बराबर। और 40 क्या है वो, किलोमीटर पर घंटे में, घंटे से घंटा कट गया, 16 क्या 10/3 किलोमीटर आ जाएगा। यानी जिस समय उसकी स्पीड बढ़ रही है उस समय उसने कितनी दूरी तय की है, आप कहेंगे सर उस समय उसने दूरी तय की है 10/3 किलोमीटर की। ठीक है। अच्छा ये वाला आप करेंगे, इसकी मंदी के दौरान तय की गई दूरी। जब इसकी मंदी हो रही है, मंदी मंदी वाला ये यहां से बना देता हूं मैं, जब ये मंदी कर रही है ये, तो मंदी के दौरान इसने कितनी दूरी तय की, अभी आप मुझे बताएंगे। तो फिर वही करेंगे, ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो, ये वाला पॉइंट और ये वाला, तो कितना एरिया बनेगा, ये वाला बनेगा, ये फिर से निकाल लेंगे, डी ऑप्शन डी कर लो। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, दूरी क्या आएगी, फिर वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि फिर से क्या बन रहा है हमारा, त्रिभुज बन रहा है यहां पर भी। ठीक है। तो बेस कितना बच्चे हमारा, 10 से 20 मिनट में, तो कितना बचेगा 10 मिनट, मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। और इसका बेस भी कितना आया, 10 से 20 यानी कि 10 मिनट। और ऊंचाई इसकी भी कितनी आ रही है बच्चे, वही 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा। तो सोल्व करेंगे तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, चली गई दूरी 10/3 किलोमीटर ही आएगी। तो यहां भी कितनी आएगी, 10/3 किलोमीटर। तो बात समझ रहे हो, सारी जो चीजें हमने पढ़ी थी ना, उन्हीं चीजों को थोड़ा सा सुंदर तरीके से इसने इस क्वेश्चन के अंदर उतार दिया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्पीड बढ़ती हुई कहां से कहां तक दिख रही है, सर स्पीड तो ये बढ़ रही है इसकी, तो किस अवधि में बढ़ रही है, उसने टाइम पूछा, तो टाइम तो एक्स पे लिखा है, तो किस अवधि में बढ़ रही है, शुरू के 10 मिनट में। स्पीड घट रही है इसके किस अवधि में, टाइम अवधि लिखिए कहां पे, एक्स एक्सिस पे 10 से 20 मिनट तक। शुरू के 10 मिनट में स्पीड बढ़ रही है, अगले 10 मिनट में घट रही है। ठीक है, क्या हो गया कुमारी, क्या लिख रहे हो तुम, आर अपने हाथ में भी स्वदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार से पहले पार्टनर टाइम में भी कर सकता है और काल के में भी। तो शुरू जब स्पीड बढ़ रही है उस समय कितनी दूरी तय की, एरिया अंदर अंडर द ग्राफ निकाल लिया। जब स्पीड घट रही है तो ये वाला निकाल लिया, दोनों तरफ जगह कितना है हमारा 10/3, 10/3। अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप जरूर करें, ई ऑप्शन। इसने कहा है यहां पर भी हमारा आंसर कितना है बच्चे, 10/3 किलोमीटर ही आया। अगला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन द इंटायर जर्नी, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा में औसत चाल। तो मैं आपको बता देता हूं, औसत चाल का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कर लो, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कर लोगे क्वेश्चन, कुल दूरी बच्चे, जब इसकी स्पीड बढ़ रही थी तो दूरी कितनी तय की आपने, 10/3। जब स्पीड घट रही थी दूरी तय कितनी की, 10/3। तो कुल दूरी कितनी होगी, 10/3 बटे 10/3, यानी 20/3 आ जाएगी। और टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चे आपको, सर यहां से यहां तक 10 मिनट, यहां से यहां तक 10 मिनट, टोटल टाइम कितना लगा, 20 मिनट। तो ये 20/3 किलोमीटर आई हमारी। और टाइम कितना लग रहा बच्चे हमें, 20 मिनट का। तो मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, सोल्व कर लो अभी से। तो 20/3 को डिवाइड करना है 20/60 से। ठीक है, सोल्व कर लो इसे। तो 20/3 20/60,
बाहर बार की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की, तो 20 गुणा 60 बटे 3 गुणा 20, तो 3 से 20 से गया 20, 3 दूनी 6, 0, तो 20 किलोमीटर पर घंटा आया है, 20 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि दूरी हमारी क्या थी किलोमीटर में, 10/3 प्लस 10/3 तो किलोमीटर में आया, और मिनट को मैंने बदल लिया घंटे में, तो 20 किलोमीटर पर घंटा आ गया। जावेद का बिल्कुल सही था ये, तो 20 किलोमीटर पर घंटा। पांचों क्वेश्चन हो गए। दोबारा बता देता हूँ, देखो दोबारा देखेंगे सब बच्चे। इस चीज को मैं एक बार मिटा देता हूँ आपके सामने, ये ग्राफ वाली चीज, अब उसका दोबारा बताता हूँ। यहाँ ध्यान समझना, ये 0 है, 10, 20, और समय बच्चे आपको दे रखा है इसने मिनट में। और चाल दे रखी है आपको किलोमीटर पर घंटे में, तो इससे भी थोड़ा सा साफ सा लिख देता हूं मैं। चाल दे रखी है बेटे आपको किलोमीटर पर घंटे में, ठीक है। देखो इसने सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा था कि किस अवधि में, किस समय अवधि के अंदर आपको स्पीड बढ़ते हुए दिख रही है। तो आप कहेंगे सर ये स्पीड जो है, ये चाल जो है, ये यहां से लेकर यहां तक बढ़ रही है, तो स्पीड तो बढ़ रही है, तो समय कहां लिखा है, एक्स एक्सिस पे, तो ये जो स्पीड बढ़ रही है किस समय बढ़ रही है, शुरू के 10 मिनट। ये क्वेश्चन तो सबको क्लियर होगा 100% मेरे हिसाब से। फिर स्पीड घट रही है, यहाँ स्पीड कितनी थी 40 से, घटते घटते फिर कितनी हो गई 0। ये किस अवधि में हो रहा है, 10 से लेकर 20 मिनट। तो शुरू के 10 मिनट तो स्पीड बढ़ी, अगले 10 मिनट स्पीड घटी, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्पीड बढ़ते समय कितनी दूरी तय की गई, तो अगर चाल और समय का ग्राफ हो तो उसके अंदर का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो ये जो हमारे पास एक कर्व थी, इस कर्व के अंदर का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो इसका जब हमने क्षेत्रफल निकाला तो इस चीज का ध्यान रखा कि चाल दे रखी है किलोमीटर पर घंटे में, तो मिनट जो है, इस मिनट को हम क्या करेंगे, इसे भी 60 से डिवाइड करके घंटे बदल लेंगे, तो 10/3 आ गया। तो जब स्पीड घट रही थी तो कितनी दूरी तय की गई, तो उस समय इस वाले ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर 10/3 आया। फिर उसने पूछा औसत चाल, तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ भी दूरी 10/3, यहाँ भी 10/3, कुल दूरी होगी 20/3, और समय कितना था 20 मिनट, घंटे बदल लिया, तो 20 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर आ गया था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये वाला भी कर लिया था। इस वाले पे आते हैं एक बार, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला 9 वाला, ये कल मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था, कहा था ना ये, कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। तो इसमें एक ये था 9 का ए, कोई वस्तु जिसका त्वरण तो नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो कल मैंने आपको बताया था, सुहेल क्या हो गया भाई, तो परंतु वेग शून्य हो, तो वेग शून्य हो लेकिन त्वरण नियत हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो मैंने कल आपको इसका एक एग्जांपल बताया था कि ऐसा संभव है, जब किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग तो शून्य होता है, पर त्वरण कितना होता है उसका, गुरुत्व त्वरण जी के बराबर, ये हम कर चुके हैं। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कोई त्वरित वस्तु एक समान, हाँ ये बी वाला नहीं पूछा था मैंने आपसे, बी वाला बताएंगे, ए और सी पूछ चुका हूं, बी वाला बताओ। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई वस्तु, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, यह संभव है कि नहीं है, बी ऑप्शन बताओ, बी। जावेद बी ऑप्शन का आंसर बताएंगे, जावेद, सुनील, दोनों का गलत हो गया। कुमारी इसका आंसर दो, सुनील गलत है भाई, गलत है, अमन का सही है, और एग्जाम्पल भी देना है अमन, सुनील, अतुल, दीपांकर, जितने बच्चे कह रहे हैं कि ये संभव नहीं उनका गलत है। यानी कल आपने, कल वृत्तीय गति मैंने आपको पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। इसने क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से चल रही हो। भाई वस्तु की चाल एक समान हो लेकिन तब भी उसके अंदर त्वरण हो, ध्यान समझो कितना गहरी क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे पेपर में।
बच्चों को लगेगा कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, चाल एक समान है, अगर चाल एक समान है तब भी तो त्वरण हो सकता है उसके अंदर। याद करो, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल तो समान होती है, लेकिन तब भी वो त्वरित गति का उदाहरण है, क्योंकि त्वरण जो है वो तीन वजह से हो सकता है, या तो चाल बढ़े या चाल घटे या दिशा बदले। अब चाल तो कह रहा है कि एक समान है, चाल ना तो बढ़ रही ना घट रही, हो सकता है कि दिशा बदल रही हो, तो बोलेंगे यह संभव है, पॉसिबल। और एग्जाम्पल क्या है इसका, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कल पढ़ाया था। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति का उदाहरण है। कल आपको बताया था कि ऐसा संभव है कि वस्तु की चाल तो एक समान हो, उसकी चाल में फर्क ना पड़ रहा हो, एक ही चाल से चल रही है वो, लेकिन तब भी उसके अंदर त्वरण हो। जैसे कि एक समान वृत्तीय गति, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, बाहर हो रही हो तो पता नहीं हमें, ठीक है। अच्छा, अब सी ऑप्शन पे आते हैं। अरे क्या हो गया सुहेल, क्या कुछ दिमाग से पागल वगल है तो, क्या बुद्धिहीन है, क्या है चक्कर है तेरे साथ, कुछ हिल विल गया क्या पेंच में थोड़ा सा, क्या है क्या है, चार बार तूने क्या है लिख दिया है। अब अगले पे आते हैं, पिछली क्लास देख कर आना, अगर तूने पिछली क्लास नहीं देख रखी होगी ना तो परमानेंट ब्लॉक करा दूंगा अभी। सी ऑप्शन क्या था, कोई वस्तु जिसकी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। कल आपको मैंने बताया था कि वस्तु एक ही किसी डायरेक्शन में चल रही है लेकिन उसका त्वरण उसके लंबवत है। कल ये मैंने आपको बताया था, ये वृत्तीय गति में सर्कुलर मोशन में होता है कि त्वरण जो होता है वो गति की दिशा के लंबवत हो, तो ये भी हम कल कर चुके हैं। तो ए और सी को हम कल कर चुके हैं, और बी जो है इसे मैंने अभी डिस्कस कर लिया, हालांकि ये भी मैं आपको वृत्तीय गति पढ़ाते समय बता चुका हूं, ठीक है। आई बात समझ में। जो बच्चा कल नहीं आया था कल की क्लास देख लेना, ए और सी को वहां डिटेल में बताया गया है, और बी समझने के लिए भी उसे कल की क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक समान वृत्तीय गति समझाया गया था। एक समान वृत्तीय गति समझने के बाद आप दो बातें समझेंगे, एक तो ये कि एक समान चाल होते हुए भी त्वरण हो सकता है, जैसे कि वृत्तीय गति। एक क्या समझेंगे कि वृत्तीय गति में कि त्वरण जो होता है वो तो अंदर की तरफ को होता है और चाल बाहर की तरफ को, ठीक है। तो एक बार आप कल ये वाला ये भी पढ़ लेना, वृत्तीय गति, हिमांशु समझ में आ जाएगा फिर ये, ठीक है। चलो, और ये तो मैं पहले भी कई बार, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, चाल एक समान है, तब भी त्वरण हो सकता है। त्वरण के मैंने तीन मतलब बताए थे हिमांशु क्लास में। किसी वस्तु के अंदर त्वरण कब पैदा होगा, या तो उसकी चाल बढ़े या उसकी चाल घटे या उसकी दिशा बदल जाए। अब चाल तो कह रहा है कि एक समान है, चाल तो ना बढ़ रही ना घट रही, लेकिन डायरेक्शन का तो कुछ नहीं बताया। अगर डायरेक्शन बदल रही होगी तो एक्सेलरेशन हो सकता है। ये सारी बातें बता रखी हैं, इसलिए कहता हूं सारी चीजें पढ़ा करो ध्यान से। देखो, एक बच्चे ने पता नहीं क्वेश्चन क्यों भेज दिया, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है, ये करना भाई सभी बच्चे। बस मैंने लैंग्वेज कुछ और ली थी, इसने लैंग्वेज में एक बच्चे का नाम अब्दुल लिख दिया है, केवल इतना फर्क है, करना ये। अब्दुल वाइल ड्राइविंग, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर पर घंटा पाता है, और उसी रास्ते से के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। आशीष कह रहा है मेरे को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मैं क्लास ऐसे पढ़ाता हूं कि अगर आपने एक भी क्लास बीच में छोड़ दी, अगली क्लास समझ में नहीं आएंगी। सारी क्लासेस आपस में कनेक्ट होती हैं, ये नहीं कि आप पीछे की 2-3 क्लास नहीं ली, शुरुआत की नहीं ली और बीच में आ गए, क्योंकि क्लासेस में पीछे क्लास का रेफरेंस होता है कि उस दिन हमने ये पढ़ा था, उस दिन ये डिस्कस किया था, तो उस हमने यहाँ यूज कर लिया। तो इस बात को समझो कि जब तक आप पीछे की सारी क्लास कंप्लीट नहीं कर लेंगे, आपने बेस्ट 2 दिन पहले लिया है, तो आपके दिमाग को नहीं पता ना ये बात कि क्लास हो गई है तो उनमें क्या पढ़ाया गया था। तो जावेद ने देखो कर दिया एकदम से। सुनील भाई, जाते समय स्पीड 20, आते समय 30, 20 और 30 का एवरेज 72 आ सकता है। क्लास में 500 बार मैंने बोला था कि भाई आप 20 और 30 का औसत निकाल रहे हैं, तो औसत 20 और 30 के बीच में आएगा कहीं। छोटे नंबर से औसत छोटा नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो इस बात को। देखो, ये बच्चे कोई बच्चा है अब्दुल नाम का, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप सबको स्कूल में कराया भी गया होगा ये। तो ये आपसे क्या कह रहा है, अब्दुल साहब जो हैं वो स्कूल जाने के क्रम में 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और आते समय कितना बच्चे 30। तो मान लो कि अब्दुल का घर है, ये इसका स्कूल है,
तो जाते समय बच्चे 20 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा है, आते समय से खाली रास्ता मिला तो 30 किलोमीटर पर घंटे से आ रहा है। इसकी औसत चाल बताइए क्या होगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, देखो एक 12 बता रहा है, एक कोई बताओ 25 बता रहा है, एक 20 बार क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन ये। भाई मुझे एक चीज बताना, ये बच्चा जब अपने घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से घर वापस आया, तो जितनी दूरी घर से स्कूल की होगी उतनी दूरी तो स्कूल से घर की भी होगी। भाई घर से स्कूल अगर 20 किलोमीटर है तो स्कूल से घर भी तो 20 ही बनेगा। तो जितनी डिस्टेंस जाते समय उतनी डिस्टेंस आते समय। तो मैंने बताया था अगर डिस्टेंस सेम हो तो दो स्पीड का एवरेज किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बना था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 की वैल्यू कितनी है 20, v2 की कितनी है 30, और 20 और 30 को जोड़ेंगे नीचे आएगा 50, 5 चौक 20, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर पर घंटा। सेम एग्जाम्पल क्लास में लिया था मैंने, सेम एग्जाम्पल ये शुरू की क्लासेज में करा रखा जब औसत चाल पढ़ाया गया है। एक कह रहा सॉरी सर 12 का 72 लिखा गया, तो 12 कौन सा सही है सुनील भाई, मुझे एक चीज बता। जब तू एवरेज निकाल रहा है 20 और 30 का एवरेज, तो 20 और 30 का बच्चे जब दो संख्याओं का तुम एवरेज औसत निकालते हो, मैंने 1 लाख बार बोल दिया होगा क्लास में कि दो संख्याओं का औसत निकालेंगे तो औसत बड़े नंबर से बड़ा नहीं आएगा। अगर 30 से बड़ा आंसर आ रहा तुम्हारा तो गलत है, और छोटे नंबर से छोटा नहीं आएगा। 20 से कम आ रहा तो भी गलत है। भाई 20 और 30 का एवरेज 12 कैसे हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि भाई एक तरबूज जो है वो 20 किलो का, एक 30 किलो का, एवरेज क्या है तो 12 किलो हो जाएगा 20 और 30 का एवरेज, या 20 और 30 का एवरेज 72 हो जाएगा कभी। तो आपको लिखते समय सोचना चाहिए कि गलत लिख रहे हैं हम। तो 24 किलोमीटर पर घंटा आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करो। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे, 100 मीटर लिखा है 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। ठीक है, औसत चाल औसत वेग क्या होंगे। ए पार्ट पूछ रखा है, ए से बी तक, ए से बी तक औसत चाल और औसत वेग बताना है, और फिर बताना है ए से सी तक। इंग्लिश में सही लिखा है पूरा क्वेश्चन। जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? आसान है क्वेश्चन बता रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगा करो। औसत चाल औसत वेग का फॉर्मूले बताए थे, ट्राई करो। 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। चलो यहाँ देखो भाई, आसान क्वेश्चन है, करना चाहिए आपको। इसने कहा 300 मीटर एक सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करते हुए 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से सिरे बी तक पहुंचता है। कितने में 2 मिनट 50 सेकंड में। यहां देखना बड़े ध्यान से, पता नहीं क्यों नहीं किया आपने। ए से बी तक गया बेटा ये, और ए से बी तक जो है ये 300 मीटर की दूरी है, 300 मीटर की।
तो डिस्टेंस कितनी चली इसने, 300 मीटर की। और समय कितना लग रहा बच्चे इसे, ए से बी तक का। पहले मैं ए से बी तक वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। तो ए से बी तक में से 300 मीटर सीधा चला, 2 मिनट 50 सेकंड लगे, तो उसे लग रहे हैं 2 मिनट 50 सेकंड। 2 मिनट 50 सेकंड ही है ना, 2 मिनट 30 सेकंड है, सॉरी। अरे क्या कर रखा है उन्होंने, ट्रांसलेशन सारी गड़बड़। 2 मिनट 30 सेकंड है ये। और यहाँ पर भी 1 मिनट में 100 मीटर आता, ठीक है। तो 2 मिनट 30 सेकंड का समय है ये। बहुत सारे बच्चों होगा तो हो नहीं पाया होगा इस चक्कर में। चलो अब कर लो आप। तो बच्चे 2 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 2 मिनट में होंगे 120, 120 और 30 कितने हो गए, 150 सेकंड। तो टोटल सेकंड लग रहे हैं कितने, 150। अब मुझे एक चीज बताओ, ए से बी तक में, ए से बी तक जाने में टोटल दूरी कितनी, 300 मीटर की, समय लग रहा है 150 सेकंड का। तो क्या अब आप एवरेज स्पीड, औसत चाल नहीं निकाल सकते? औसत चाल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, 300 मीटर की, और समय कितना लग रहा है बच्चे, 150 सेकंड का। तो 150 दूनी 300, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड के आगे इसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल आ गई कितनी, 2 मीटर पर सेकंड की आ गई। अच्छा, ए से बी वाला केस कर रहे हैं अभी हम। तो ए से बी में औसत चाल तो आ गई आपकी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। अब निकालेंगे औसत वेग। भाई औसत वेग क्या होता है बच्चे, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे एक चीज बताओ, ए से बी तक आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो सीधी रेखा में आपको पता है कि जो होती है दूरी वही होता है विस्थापन। तो विस्थापन भी फिर से कितना आएगा, 300 मीटर ही आएगा। और टाइम कितना लग रहा है, वही 150 सेकंड का। तो फिर से कितना हो गया हमारा ये, 2 मीटर पर सेकंड। यानी ए से बी तक जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, देखो उसने क्या कहा, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करते हुए 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर वापस बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल, औसत वेग क्या होगी ए से बी तक। तो मैंने अभी केवल ए से बी तक सोल्व किया। तो ए से बी तक जो 300 मीटर लग रहे हैं उसे जाने में, ए से बी तक, और समय लग रहा है 2 मिनट 30 सेकंड का, यानी कि 150 सेकंड का। तो उसकी औसत चालाई दूरी बटे समय, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, और उसका औसत वेग भी पूछ रहा है। तो वेग क्या होता है बच्चे, अगर आप सीधी रेखा में चल रहे हो तो आपको पता है कि दूरी और विस्थापन समान होते हैं। तो औसत चाल और औसत वेग दोनों सेम आए हैं। लेकिन अब माहौल कब बदल जाएगा, जब हम बात करेंगे ए से सी तक की, अब माहौल बदल जाएगा। यहां देखना, ये बच्चे ए से बी तक जो है 300 मीटर गया, और फिर इसने कहा है कि वापस मुड़ के 100 मीटर पीछे आ गया, 100 मीटर पीछे, ठीक, अगले 1 मिनट में। तो यहां पे देखो, यहां पे टोटल दूरी कितनी चल ली इसने, 300 मीटर गया और 100 मीटर आया। तो दूरी में तो बच्चे सबको जोड़ते हैं तो 400 मीटर की दूरी हो गई। समय कितना लग रहा है, 150 सेकंड का तो पहले लग रहा था, और साथ में उसने कहा है कि जब वो वापस मुड़ के आएगा तो 1 मिनट लगेंगे उसे 100 मीटर चलने में। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड और, तो टोटल कितना हो गया, 210 सेकंड का समय। तो आप औसत चाल निकाल लो। औसत चाल होती है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 400, और समय कितना है, 210। इसे आप सोल्व करेंगे तो 40 बटे 21 सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड की औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल तुमने फिर निकाल ली, वही दूरी बटे समय। 300 मीटर गया, 100 मीटर आया, टोटल दूरी कितनी चली, 400 मीटर की। समय कितना लग रहा है, यहां तक जाने में लग रहे थे उसे 150 सेकंड, और वापस आने में 1 मिनट और लगा। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 210 सेकंड हो गए। तो कुल दूरी बटे कुल समय से आ गया। लेकिन ऐसे सी में बच्चे अगर आप उसका निकालेंगे औसत वेग, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब देखो यहाँ विस्थापन क्या आएगा, विस्थापन हमें पता है जैसे मुड़ गया। अब दूरी विस्थापन तो सेम नहीं आएंगे। दूरी विस्थापन कैसे आते हैं, इनिशियल और फाइनल को सेम, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ये होता है आपका विस्थापन। तो 300 ही पूरा है, 100 ये है, तो आपका विस्थापन तो मात्र 200 मीटर का बचा। ये सी पॉइंट है आपका। तो जब आप विस्थापन निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, मात्र 200 आएगा। तो विस्थापन आया आपका 200 मीटर। और टाइम तो टोटल लगेगा भाई, आप 300 मीटर गए और फिर 1 मिनट में वापस आए, टाइम तो उतना ही लग रहा आपको, 210 सेकंड का। तो कितना हो गया ये, 20 बटे 21 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका औसत वेग ए से सी वाले केस में। यानी कि जब मेरे से ए से बी वाली बात पूछी गई तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए से बी वाले में, इसका मतलब होता है बच्चे औसत चाल। औसत चाल कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड, और ये वेक्टर लगा दिया, यानी कि वेग बन गया। ये वेग कितना आया मेरा, 2 मीटर पर सेकंड ही आया था ए से बी में। लेकिन जब मैंने ए से सी चेक किया तो औसत चाल कितनी आई मेरी, 40 बटे 21।
40/21, लेकिन औसत वेग कितना आया इस बार, बदल गया वो आया मेरा 20/21। आगे बात समझ में। तो जो हमने शुरू में पढ़ा था क्लास में दूरी और विस्थापन में, कि विस्थापन क्या होता है, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो उसका यूज हुआ है। 300 मीटर का जब 100 मीटर वापस आएगा तो विस्थापन केवल 200 मीटर बचेगा आपका। लेकिन दूरी में चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ सबको जोड़ते हैं। तो जब आप ए से बी तक जा रहे थे तो केवल आप एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो जो दूरी है वही विस्थापन है, इसलिए आपकी औसत चाल और औसत वेग सेम आया ए से बी में। लेकिन मुड़ते ही औसत चाल और औसत वेग आपका बदल गया है, तो दोनों में फर्क आ गया है। अरे आई बात समझ में ये वाली। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे ने लेट बैच ज्वाइन किया है वो सारी क्लास पीछे की देख ले। फिर मैं जो क्वेश्चन आपके बचे हैं इन्हें करने के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, फोर्स वाले चैप्टर पे। अगले वीक ट्यूसडे को, मंडे को तो आपके अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं और अच्छे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी भेजे हैं बच्चों ने, वो डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।